ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा काम है वो एक तो होगा मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक खास मैट्रिक्स होती है जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और वेक्टर स्पेसिस को यूज करके बनाई जाती है। ठीक है, इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि जो डायमेंशन होगी वो फाइनाइट होगी। डेफिनेशन देखते हैं। वी एक वेक्टर स्पेस है और इसकी डायमेंशन है n। इसी तरह जो w है वो भी एक वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन है m। तो डायमेंशन में जितनी डायमेंशन होती है उतने ही बेसिस में वेक्टर होते हैं। तो v की बेसिस में n वेक्टर्स होंगे, जैसे ये 1 2 अप टू सो ऑन n। तो ये जो सेट b है ये v की बेसिस है, और जो सेट e है उसमें 1 2 अप टू सो ऑन m। तो इसमें जो है ना m वेक्टर्स हैं। तो डायमेंशन ऑफ w जो है वो m थी, तो ये w की डायमेंशन हो गई। ठीक है, तो डायमेंशन से आ जाती हैं बेसिस। ये मैं दोबारा से बना देता हूँ। डायमेंशन जो है ना इसका मतलब है नंबर ऑफ वेक्टर्स इन बेसिस। अब बेसिस सेट क्या होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैन करता है। ठीक है, स्पैन का क्या मतलब है कि ये स्पैनिंग का मतलब है इट विल मेक लीनियर कॉम्बिनेशंस फॉर कर लेते हैं फॉर ऑल वेक्टर्स ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो ये जो सेट बी में एलिमेंट्स है 1 2 3 अप टू सोन एन तक, v1 v2 जो है, ये सारे यूज करके आप v के किसी भी वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और e के जितने भी वेक्टर्स हैं इन सब को यूज करके आप वेक्टर स्पेस w के हर वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो वो कह रहा है, वही बात इधर कर रहा है कि एनी वेक्टर v in V can be expressed in a unique way as a linear combination of basis vectors। तो ये basis vectors की linear combination आपके पास आ जाएगी। अब आप एक न्यू वेक्टर डिफाइन करेंगे यहाँ से। अब फॉर एग्जांपल आपने इसकी linear combination बना दी है। वेक्टर v की linear combination में पहले नंबर पे आ गया स्केलर, दूसरे नंबर पे आ गया वेक्टर, फिर प्लस, फिर स्केलर, x2 एक स्केलर है। ठीक है, मतलब x1 x2 ये जो स्केलर्स हैं ये सारे आ गए फील्ड में से अप टू सोन xn तक। v2 आ गया, v xn vn। तो ये जितने भी स्केलर्स होंगे ये सारे फील्ड के एलिमेंट्स होंगे। म्यूट कर ले जरा, पीपीएससी की हो रही है वो जो है। म्यूट कर ले जरा। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि अब ये जो स्केलर्स हैं, जैसे ये है स्केलर x1 कॉमा, दूसरा स्केलर आ गया x2, और ये चलता जाएगा xn तक। इन स्केलर्स को जब आप मिलाएंगे तो ये जो n टुपल बनेगा जिसमें n कंपोनेंट्स है, ये भी एक वेक्टर होगा। इस खास वेक्टर को कहते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर। ये कोऑर्डिनेट वेक्टर कौन सी लीनियर कॉम्बिनेशन से आया है? वेक्टर v की लीनियर कॉम्बिनेशन से आया है। तो हम बोलेंगे कि इसको v की लीनियर कॉम्बिनेशन से आया, और इसमें बेसिस कौन से यूज किए गए हैं?
वेक्टर स्पेस वी के बेसिस, तो ये बेसिस का भी यहाँ पे आप जिक्र करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं जरा। अब बेसिक बेसिक तो आपने डिफाइन कर लिया। अब आ जाती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कह रहा है टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी से डब्ल्यू तक, और जो v की डायमेंशन है वो n है और जो w की डायमेंशन है वो m है। तो अब जो बेसिस वेक्टर्स थे वेक्टर स्पेस v के, वो थे v1 v2 v3 अप टू सोन vn तक। ठीक है, तो इन सब पे आपने टी अप्लाई कर देना है, जैसे tv1 tv2 अप टू सोन tvn। मतलब वेक्टर स्पेस v के हर एलिमेंट पे आप बेसिस के हर एलिमेंट पे जब आप टी अप्लाई करेंगे तो वो चला जाएगा। देखें, जैसे आपने टी अप्लाई किया है, टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी से डब्ल्यू तक। डब्ल्यू की जो बेसिस है वो सेट ई है, जिसमें w1 w2 और wm पड़े हुए हैं, और इसकी जो बेसिस है वो v है, v1 v2 अप टू सोन vn। अब हमने बेसिस के बारे में हमें पता है कि बेसिस का हर वेक्टर इस वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता है। अब मिसाल के तौर पे आप टी वी वन करते हैं, तो जब इसके एलिमेंट पे टी अप्लाई करेंगे तो वो चला जाएगा इसमें। ठीक है, जैसे v1 यहाँ पे है, v2 यहाँ पे है, अप टू सोन vn। ये वेक्टर स्पेस v है और ये वेक्टर स्पेस w है। ये आ गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस पे जब आप अप्लाई करेंगे तो ये मैप हो गया, यहाँ पे पहुंच जाएगा tv1। अब tv1 किसका एलिमेंट है? tv1 एलिमेंट है w का। अब w का जो भी एलिमेंट होगा वो इन बेसिस वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। इसका मतलब है कि tv1 जो है वो यहाँ पे एक स्केलर आएगा, और ये पहला बेसिस का वेक्टर, फिर प्लस, फिर एक दूसरा स्केलर आएगा, फिर दूसरा बेसिस का वेक्टर, और चलते चलते फिर mth स्केलर आएगा mth, और फिर mth बेसिस वेक्टर आएगा, क्योंकि w की जो डायमेंशन है वो m थी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कौन से स्केलर्स आएंगे ये हम बाद में अभी देखते हैं। इसी तरह tv2 की अगर बात की जाए तो tv2 दोबारा से w में चला जाएगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई स्केलर आएगा, और यहाँ पे बेसिस का फर्स्ट वेक्टर, फिर प्लस, फिर कोई स्केलर, फिर सेकंड बेसिस का वेक्टर, और फिर कोई स्केलर, और फिर लास्ट जो mth है बेसिस वेक्टर। इसी तरह ये आप चलाते जाएं तो लास्ट पे tvn बच जाता है ना, तो tvn दोबारा से w का एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई स्केलर आ जाएगा, फर्स्ट बेसिस वेक्टर, फिर प्लस, फिर स्केलर, फिर सेकंड बेसिस वेक्टर। अब आपने ये जो खाली बॉक्सेस है ना उनको इस तरह से फिल करना है कि हर जो स्केलर है वो यूनिक हो। मे बी वो रिपीट भी करे, लेकिन जनरली आपने इसको यूनिक लिखना है। तो वो उसने बुक में लिखा हुआ है a11 ये एक स्केलर है, a21 ये एक दूसरा स्केलर है। ठीक है जी, तो ये हमने क्या किया कि W के एलिमेंट होने के साथ साथ W के बेसिस वेक्टर की लिनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिख लिया। ठीक हो गया। अब अगर इस पहले tv1 के कोऑर्डिनेट वेक्टर की बात की जाए तो इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर बनेगा a11 कॉमा a21, ये दूसरा स्केलर, और ये चलता जाएगा am1। तो इसका मतलब है कि इस कोऑर्डिनेट वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हैं? m कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि ये बिलोंग करता है w में से। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि जो भी जितने भी कोऑर्डिनेट वेक्टर्स है ना उनको रोज बना देना है किसी न्यू मैट्रिक्स की। जैसे ये पहला कोऑर्डिनेट वेक्टर था, ये पहली रो बन गया,
ये दूसरा कोऑर्डिनेट वेक्टर था, ये रो नंबर 2 बन गया, और इनकी तादाद 1, ये 1 है, 2 अप टू सोन, ये जे आ गया और चलते चलते एन तक। तो इसका मतलब है कि इसकी एन रोज होंगी, ठीक है, nth रो, रो नंबर एम, रो नंबर एन, सही हो गया। तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि आप मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाँ, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, देखें, आपने गैस करना है कि मैट्रिक्स, इसकी मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ऑर्डर कितना होगा, ठीक है। तो जो पहली वेक्टर स्पेस है उसकी डिमेंशन n है, और जो दूसरी वेक्टर स्पेस है उसकी डिमेंशन m है, ठीक है। तो पहली वेक्टर स्पेस और दूसरी, जैसे ये हमारे पास था, यहाँ से आप अंदाजा लगाए ना कि जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, फंक्शन कहाँ पे गया, ये v से w तक n और m, इसकी डिमेंशन n थी और इसकी डिमेंशन m थी। तो जब आपने इसकी मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाई तो उसका जो ऑर्डर है वो m/n आ गया, मतलब कि v से w तक था, इसकी डिमेंशन n थी, इसकी डिमेंशन m थी। लेकिन जब आपने मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाई तो उसका जो ऑर्डर है वो m/n आ गया, मतलब कि रिवर्स हो जाता है, पहले इसको लिखना है फिर इसको लिखना है, मतलब इतनी रोज होंगी और इतने मेरा ख्याल है कि रोज कितनी बनी है इसकी, हाँ ठीक है, n 1 2, उसने इसको किस फॉर्म में लिखा हुआ है, हाँ सही हो गया। तो उसने क्या किया है कि ये जो वेक्टर आ गया इसको पहले कॉलम के तौर पे लिखा है, पहले मैंने आपको शायद थोड़ा सा ना रॉन्ग बता दिया था। तो पहले वेक्टर को पहला कॉलम आपने बनाना है, यही तो मैं सोच रहा था कि ये क्या, तो ये पहला कॉलम बना दिया इस तरह से, दूसरे वेक्टर को दूसरा कॉलम, तो फिर इसका ऑर्डर बन जाता है m/n, बिल्कुल आपने इसको रिवर्स कर लेना है, ठीक है। तो अब आप ये बताएं कि आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने इसका आंसर देना है। एक आपके पास है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन P4 से P7 तक, ठीक है। तो आपने बताना है कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। 8/5। अच्छा, आपने, एक स्टूडेंट ने आंसर बता दिया मुझे 8/5, बाकी भी बताएं, अपने अपने आंसर कमेंट में लिखें, लिखे लिखे शाबाश, ताकि आपको आपकी गलती का या आपकी करेक्शन का पता चले, बताते जाएं। मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा लेकिन आप अपना आंसर तो बताएं। हाँ, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं जी 7/4, ठीक है शाबाश, बाकी कुछ 8/5 भी कह रहे हैं, कुछ 7/4 भी कह रहे हैं। तो 7/4। अच्छा 7/4 और भी स्टूडेंट कह रहे हैं, ठीक है जी। तो अब मैं आपको इनका आंसर बताता हूँ। कल हमने पढ़ा था कि जो डायमेंशन होती है, अब आप इधर जरा फोकस करें, डायमेंशन ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n वो n+1 होती है, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि इसकी डायमेंशन है 5 और इसकी डायमेंशन है 8, ऐसे ही है।
तो आपने इसको रिवर्स कर लेना है ना, तो इसका आंसर होगा 8/5। जिनका 7/4 कह रहे हैं वो अपना जो है ना वो करेक्ट करें। ठीक हो गया। बाकी गलती तो चले अभी इधर हुई है ना, इधर गलती कर लेंगे तो ठीक है, आगे गलती करेंगे तो काम खराब होगा। चले बेहतर सर है। जी जी। सर एक कंफ्यूजन थी थोड़ी सी, पूछ सकता हूँ? पूछे पूछे। सर ये जो मैट्रिक्स है सामने अभी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, हाँ जी। इसकी एंट्रीज जो है ये यूनिकली डिटरमिन होंगी या रिपीट भी हो सकती हैं? इसकी जो एंट्रीज है ना वो यूनिकली डिटरमिन होंगी। पता है क्यों? मैं आपको रीजन बताता हूँ। जी सर। रीजन इसका ये है कि बेसिस में जो भी वेक्टर्स आते हैं ना वो आपस में क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली, इसको रीड करें ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट। सही है। जी जी सर। अब आप लीनियरली अगर अगर मैं आर स्क्वायर की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास बेसिस में ना सिर्फ दो वेक्टर्स होते हैं, 1 0 और 0 1। मतलब मैं इसकी ऐसी बेसिस ले रहा हूँ जिसमें अभी दो वेक्टर हमें नजर आ रहे हैं, और यही आर स्क्वायर की डायमेंशन भी होती है ना, और उतने ही इसमें वेक्टर हैं। अब आप 1 0 और 0 1 में किसी एक वेक्टर को ले जाएं, जैसे 1 और 3 है। 1 3 एक वेक्टर है, तो 1 3 को मैं 1 इंटू 1 0 और प्लस 3 इंटू 0 1 कर सकता हूँ। ऐसे ही है ना। जी जी सर। अब आप ये देखें कि जो ये वाली आपके पास एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन किसी दूसरे वेक्टर के लिए आर स्क्वायर में कभी भी नहीं होगी, तो ये यूनिक होगी ना। सर अगर जनरल बात करूं तो वो काइंडली जो पेज ओपन था वो अगर आप शो कर दें स्क्रीन पे। हाँ हाँ। ये सर इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे स्टेटमेंट पे, हम्म, थोड़ा सा और ऊपर, ये जो पहली दो तीन लाइन जिसमें से देखें, ये इसने मेंशन किया है कि ईच कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। हाँ ये इसने यूनिक का वर्ड कह दिया ना सर यहाँ। मैं मेंशन ये करना चाह रहा था थोड़ा सा, या पूछना चाह रहा था कि इसमें जो ये स्केलर्स हैं मसलन A1 से लेके AN तक है, हाँ हाँ। अगर T(v)(1) में देखें A1 से AN तक है लेट्स सपोज, तो अगर T(v)(2) में कोई एक स्केलर रिपीट भी हो जाए तो वो जो एक्सप्रेशन है वो तो यूनिक ही रहेगा ना, बिल्कुल एग्जैक्टली तो बिल्कुल इक्वल नहीं बिल्कुल आएगा। बिल्कुल, जैसे ये देखें तो 1 4 है। यहाँ से सर हम ये लिख सकते हैं या ये कह सकते हैं कि उस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं उनका यूनिक होना जरूरी नहीं है, ये है कि दो रोज सेम ना हो। हाँ हाँ, जब दो रो सेम हो जाती है ना तो वो फिर क्या नाम है, फिर वो फिर वो यूनिकली एक ही डिटर्मिन वेक्टर नहीं होता है रहेगा, ना। अगर एक एंट्री डिफरेंट होगी ना तो हम्म, तब भी वो यूनिकली डिटर्मिन रहेगा पूरा एक्सप्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें जैसे ये 1 इंटू 1 0 है, 4 इंटू 0 1 है ना। अब 1 1 तो सेम है, लेकिन ये दोनों वेक्टर तो डिफरेंट है, तो एक एंट्री के सेम होने से कुछ नहीं होता। सारी एंट्रीज अगर सेम हो तो फिर वो यूनिक नहीं रहता। तो मीन सर हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स की एंट्रीज यूनिकली डिटर्मिन्ड नहीं है? नहीं नहीं, वो यूनिकली डिटरमिन्ड है ना मैट्रिक्स की एंट्रीज। सर मैट्रिक्स की एंट्रीज भी तो बेसिकली यही स्केलर्स हैं। हम्म। सर मैट्रिक्स अगर आप दिखाएं सामने स्क्रीन पे काइंडली। ये है। सर इसमें इसमें अगर देखें A11 और A21 अगर सेम भी हो जाए तो पहली दो रोज तो फिर भी डिफरेंट रहेंगी। मीन सर के दोनों रोज तो यूनिकली डिटरमिन्ड होंगी, एंट्री एक या दो उनमें से या ज्यादा सेम हो सकती हैं, सारी एंट्री सेम नहीं होनी चाहिए, अगर सारी एंट्री सेम होगी तो फिर वो यूनिकली डिटरमिन्ड नहीं रहेगी। हम्म। आपने ना इसको कॉलम वाइज देखना है, ठीक है। सर वो असल में देखें, वो कह रहा है, कॉलम वाइज देख लें बेशक, कोई इसमें सीन नहीं। देखें ना TV1 है ना, जो TV1 यूनिक है, TV2 यूनिक है,
मतलब TV1 यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन है, TV2 सर यूनिक देखें, लीनियर मैं आपकी बात समझ मैट्रिक्स रहा का हूँ नहीं सर, जिक्र कर प्लीज। रहा। सर देखें ना, ये मैट्रिक्स भी तो सर बेसिकली इसी से आया ना। मैं मैट्रिक्स की एंट्रीज पूछना चाह रहा था कि वो यूनिकली डिटरमिन्ड होगी या नहीं। ये जो पहला कॉलम है ना, पहला कॉलम जी जी यूनिक है, पहले कॉलम के जैसा कोई और कॉलम नहीं होगा इसमें। सर, सॉरी, आप सर सोच तो रहे होंगे कि मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। असल में आप ये एक्चुअली समझे ना कि देखें ना, पूरा कॉलम देखना है, एक एंट्री नहीं देखनी। नहीं मैं दूसरा सर वही कॉलम एंट्री देखना है। एंट्री पूछना चाह रहा था कि एंट्री तो फिर सर यूनिक नहीं होगी ना, मतलब वो तो उसने एंट्री पे कोई एक जिक्र आध नहीं एंट्री किया या ना, दो एंट्री वो सेम भी हो सकती है। एंट्रीज का जिक्र नहीं किया उसने, उसने पूरे कॉलम का किया है। यूनिक में और सेम और डिफरेंट में फर्क है ना। यूनिक मतलब अगर ऊपर भी 2 आ रहा है नीचे भी 2, लेकिन कुछ और नहीं आ सकता मेरे ख्याल से। जी आई नो अबाउट यूनिक, मैं सेम जानता तो हो हूँ, लेकिन सकता है। ऐसा नहीं, आप मेरी एक बात दोबारा से सुने, जो वो कहना चाह रहा है ना, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। वो कहना चाह रहा है कि जो TV1 की लीनियर कॉम्बिनेशन है वो यूनिक है, ठीक है। TV1 की लीनियर कॉम्बिनेशन यूनिक है, मींस के TV1 के लिए जो स्केलर्स हैं तरतीब से, जैसे एक तरतीब में लिख दो 1 2 3 4 5, दूसरी तरतीब लिख देता हूँ जी 3 2 1 5 4। अब देखें स्केलर तो देखने में तो ये स्केलर इधर भी है, जैसे 1 इधर भी है 1 इधर भी है, लेकिन आपने इस तरतीब को देखना है कि 1 2 3 4 5 किसी और कॉलम में नजर नहीं आ रहा, इसी तरतीब से सारे के सारे। नहीं सर, इससे तो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो सेम नहीं होगा, क्या कहते हैं सर, या नहीं यूनिक नहीं होगा नहीं वो? नहीं नहीं, आप देखें ना, आप मुझे बताएं 1 2 यार 3, हाँ जी, 1 बिल्कुल 2 यूनिक 3 एक होगा, वेक्टर है, बिल्कुल यूनिक होगा, एग्री करता हूँ सर। ठीक है। 3 1 2 ये एक वेक्टर है। अब ये और ये डिफरेंट जगह पे पड़े हुए हैं ना, लेट्स से कि 1 2 3 सर यहाँ एग्री पे पड़ा करता हूँ हुआ है, आपसे, एग्री करता हूँ सर, यूनिक होगा। ठीक है। वो असल में मैट्रिक्स की एंट्रीज पे वो कोई नहीं बात कर रहा ना, ना इस तरह का कोई वो असल में क्वेश्चन सर आपने थोड़ा बनता है। सा मेंशन किया था ना कि मैट्रिक्स की एंट्री यूनिक होगी, तो क्लियर करना चाह रहा था अपने लिए। हाँ, वो मैंने इसलिए वो असल में ना मेरे से मेंशन हो गया था। मेंशन मैं ये करना चाह रहा था जी कि जी जी ये सर। जो तरतीब वाइज स्केलर्स है ना, ये बिल्कुल यूनिक होंगे, ठीक है। हाँ जी, उनकी एंट्री रिपीट हो सकती है, मतलब ये जैसे तरतीब आपने बताई है, तो ये इसकी बात कर रहा था। थैंक यू सर। कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। तो जो इसमें से पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है ना, वो मैंने आपको बताया है। अच्छा, इसका जरा गैस करें। इसका इसकी जो मैट्रिक्स होगी वो उसका ऑर्डर क्या होगा? 4/3। हाँ, अभी देखते हैं ना इसका ऑर्डर क्या होगा। वैसे प्रोसेस तो आप एग्जांपल से देख सकते हैं कैसे वो बनाता है। देखें, ये आ गया 4/3, ठीक है। बाकी कोई परेशानी वाली बात, ठीक है। ये एग्जांपल्स आप देखिएगा, हम आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, जैसे जैसे वो था ना वेक्टर स्पेसिस, तो ऐसे ही हमारे पास आता है एक नया टॉपिक, चैप्टर नंबर 7 अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं।